नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको कक्षा 9 से 12 तक निर्धारित हिंदी व्याकरण जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसको पूर्ण करवाऊंगा। और जिसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उस पाठ में उस किताब में आए हुए संपूर्ण अध्यायों को मैं यहाँ पर करवाऊंगा। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय जिसका नाम है भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय, इसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या है, समाज के लिए भाषा की क्या महत्वता होती है और किस प्रकार से भाषा का विकास होता है और भाषा के कितने रूप होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस समाज का निर्माण मनुष्य के माध्यम से होता है। अलग अलग वर्गों से मिलकर, अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे संप्रेषण की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर रह रहा है तो उसका काम, उसका दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण जरूरी होता है और संप्रेषण के लिए भाषा बहुत जरूरी होती है। संप्रेषण का माध्यम होती है भाषा, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी व्यथा को, अपने भावों को, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे समूह तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसी को हम भाषा कहते हैं। संप्रेषण न सिर्फ भाषा से बल्कि बोली के माध्यम से भी हो सकता है। भाषा बोली है वो भाषा का ही एक छोटा रूप होता है जहां पर व्यवस्थित व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं और एक सीमित क्षेत्र होता है। इस प्रकार से आज हम समझेंगे कि भाषा कितने रूपों में विभक्त की जा सकती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भाषाएं, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। इसी भाषा से भारत की लगभग सभी भाषाओं का विकास होता है। इसीलिए इस भाषा को भारत की अन्य भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की भाषाओं की जननी। उत्तर भारत की लगभग भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से होता है। अब हम देखते हैं कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है और भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। मोटा मोटी तौर पर भाषा दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक भाषा का मौखिक रूप, दूसरा भाषा का लिखित रूप। जैसे आप अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ या अपने कक्षा अध्यापक के साथ या किसी भी अध्यापक के साथ आपस में बातचीत करते हैं, न सिर्फ अध्यापक तक, न सिर्फ कक्षा सहपाठियों तक, बल्कि अगर आप समाज में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। वो संप्रेषण, वो जो बात को शेयर करने का तरीका है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हम आमने सामने बैठकर किसी से बात करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि आपको अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है कि खड़े होकर बताइए तुम्हारा नाम क्या है, और आपके द्वारा बताया जाता है कि मेरा नाम सोहन है। तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया, जिसमें क्या किया, आपको एक प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर आपने मौखिक रूप में दे दिया, तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। दूसरा है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप के अंतर्गत क्या होता है कि जब आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा के अंतर्गत आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, न सिर्फ परीक्षा तक, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। जैसे आप परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप लिखित रूप में उस आपकी जो उत्तर पुस्तिका में देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका भाषा का लिखित रूप हो जाता है। अब इसके अलावा भी इसका विराट रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि न सिर्फ ये आपकी उत्तर पुस्तिकाओं तक सीमित रहता है, बल्कि आप जब बड़े हो जाते हो, आप समाचार पत्र पढ़ते हो, आप किताबें पढ़ने लग जाते हो बड़ी बड़ी, तो वो जितने भी लिखी हुई किताबें, आप जहां पर आपके सामने कोई नहीं होता है, आपके सामने कोई और श्रोता नहीं होता है, कोई आपको कहने वाला नहीं होता है, बल्कि वो लिखा हुआ मटेरियल आपको मिलता है, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। और जहां तक
किसी भी भाषा में लिखित और मौखिक दो परंपराएं हुआ करती है। जो बोली होती है, जो बोली है उसमें मौखिक अवधारणा ज्यादा रहती है। बोली में लिखित साहित्य या लिखित सामग्री हमें कम मिलती है, जबकि मौखिक अवधारणाएं ज्यादा होती है। जैसे कि किसी किसी क्षेत्र में कुछ बातें बतौर होते थे उस समय में, जब वो आपको बातें बताया करते, जैसे कि नानी दादी की बातें होती है, वो उसका मौखिक रूप है, वो केवल और केवल बोली गई है, वो कंठस्थ है और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर वो अब भी आज भी मौखिक रूप में चलायमान है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाषा के दो प्रकार, दो रूप होते हैं। एक मौखिक रूप जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है या संप्रेषण करता है, एक व्यक्ति दूसरे समूह से संप्रेषण करता है, वो उसका मौखिक रूप होता है। दूसरा उसका लिखित रूप, जहां पर आपको विराट स्तर पर जो साहित्य मिलता है, समाचार पत्र मिलते हैं, कई प्रकार के माध्यम जहां से आप उसे लिखा हुआ पढ़ते हैं, उससे हम आप शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। अब आता है भाषा में और बोली में अंतर। अब आपके इसमें इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि भाषा और बोली, ठीक है। अब दरअसल क्या है कि भाषा है वो एक विराट रूप में होती है, उसका एक व्यवस्थित व्याकरण होता है, उसके अपने नियम होते हैं, उसमें साहित्य लेखन की परंपरा रही है, उसमें साहित्य का सृजन होता है। लेकिन बोली जो होती है उसका एक सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है, और उसके उसी दायरे के अंतर्गत वह बोली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। कोस कोस पर, प्रत्येक कोस पर पानी बदल जाता, पानी अपना रूप बदल देता है। उसी प्रकार से 5 कोस की दूरी पर एक न एक भाषा परिवर्तित हो जाती है। इसमें ये दरअसल एक कहावत है कि आप जहां कहीं भी जाओगे, प्रत्येक एक निश्चित दूरी के बाद में भाषा में, बोली में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से बोलियों का एक सीमित दायरा होता है, उसी तक सीमित होती है, उसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता है। वहां पर आपको न तो कोई व्याकरण मिलेगा, न कोई साहित्य लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं वहां पर, और वो केवल और केवल एक मौखिक परंपरा में ही देखने को मिलती है। उसका कोई लिखित रूप और व्यवस्थित और विकसित रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, उसके अपने एक व्याकरणिक नियम होते हैं, उसका एक व्यवस्थित रूप होता है, वो एक विकसित रूप में होती है, जहां पर उस नियमों के आधार पर ही साहित्य का सृजन या फिर वो उसका जो लेखन है वो उस के आधार पर ही होता है। और उसकी अपनी एक लिपि भी होती है, क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है और उसी लिपि के माध्यम से उसका लेखन किया जाता है। आपको जो व्याकरण पढ़ाई जाएगी तो व्याकरण में जो प्रतीक चिन्ह है, किसी भी मात्राएं होती है, वो कहीं ना कहीं लिपि के लिए आवश्यक होती है। अब हम बात करेंगे कि हिंदी की बोलियां, अब क्योंकि आप जब हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी के व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा है। मतलब भारत की भाषाई आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी का क्षेत्र कौन सा है। आपने सुना होगा कि ये भारत का भाषाई आधार पर हमने भारत का वर्गीकरण किया है, उसी के आधार पर आप समझोगे कि भारत अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है और हिंदी की बोलियां प्रमुखतया कौन सी है। सबसे पहले अगर हम देखें परंपरा के अंतर्गत देखें, अगर मैं आपको इससे भी ज्यादा आगे ले जाना, मैंने आपको एक चीज कही थी कि संस्कृत हमारे उत्तर भारत की भाषाओं की जननी है। वो क्यों कहा था? क्योंकि संस्कृत से ही पाली का विकास होता है, पाली से ही प्राकृत का विकास होता है और प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास होता है और अपभ्रंश से ही हिंदी की या फिर उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाओं का, आर्य भाषाओं का विकास होने लगता है। तो ये जो संस्कृत है ये हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। उसके बाद में आती है प्राकृत, और प्राकृत है ये दरअसल हमारे, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर पाली और प्राकृत
और अपभ्रंश, ये तीनों है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म होता है, जिसमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका विकास इसी के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करें तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत भारत में अगर हिंदी भाषाई क्षेत्र की बात करें तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो एक आती है पूर्वी हिंदी और दूसरी आती है पश्चिमी हिंदी और तीसरी आती है राजस्थानी, चौथी आती है पहाड़ी। ठीक है, और ये दरअसल जो इसके अलावा एक और है बिहारी। इसके अंतर्गत भी कई अलग अलग भाषाएं हैं, कई अलग अलग बोलियां हैं, जहां से भाषाओं का विकास, यानी क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, अलग अलग भाषाओं के संयुक्त रूप को हम हिंदी कहते हैं, जिसे हमने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है संविधान सभा के द्वारा। राजभाषा का मतलब क्या होता है कि राज कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की वह राजभाषा होगी। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया? 14 सितंबर। आपको अगर पता हो तो विद्यालय में प्रत्येक वर्ष अगर आपने देखा हो तो हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता होगा। और ये हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, 14 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मोटा मोटा आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं हम अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये क्या है? ये तीनों ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, मतलब भारत में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली तीन बोलियां हैं। अवधी, अगर आपने तुलसीदास का नाम सुना हो, रामचरितमानस का नाम सुना हो, तो इसका लेखन जो हुआ है वो अवधी भाषा में हुआ है। रामचरितमानस का लेखन तुलसीदास के द्वारा हुआ है, जो हमारे लिए पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये बघेलखंड की क्षेत्र भाषा है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बात करें तो ब्रज, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली और हरियाणवी या कोरवी भी इसे कहा जाता है। तो ये कितनी होगी? 3 बोलियां हो गई। और ये कितनी हो गई? 5 बोलियां हो गई। उसके बाद में हम राजस्थानी के अंतर्गत बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो ये किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है। इसको हम पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, इसको हम उत्तरी राजस्थानी कहते हैं मेवात, और इसको हम कहते हैं पूर्वी राजस्थानी, और इसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार से राजस्थानी के 4 रूप है। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी, और बिहारी में कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये क्या है? दरअसल हमने पढ़ा कि हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, इसी से हिंदी का एक संयुक्त रूप मिलता है। इन सबको मिलाकर जिस हिंदी भाषा का विकास होता है, जिस हिंदी का एक रूप व्यवस्थित किया गया है, उसी हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। किसको किया है? इसी हिंदी को, मतलब इन सभी का संयुक्त रूप, जिसे हमने क्या किया है? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है।
तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो कि ये जितनी भी बोलियां हैं ये सभी हिंदी की बोलियां हैं, इसी को हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं ना, इसकी जो लिपि है, लिपि है ये दरअसल लिपि क्या होता है कि आप किसी भी भाषा को लिखते हैं, क्योंकि आप मैंने आपको जैसा कि बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है जैसा कि हम बोल रहे हैं, दूसरा होता है उसका लिखित रूप जो हमें किताबों में देखने को मिलता है या फिर कहीं भी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मिल सकता है। कहीं पर भी जो लिखित रूप में जो मिलता है वो किसी भी भाषा का लिखित रूप होता है। लेकिन हम जो बोलते हैं उसको कैसे लिखा जाएगा, उसके अपने एक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो वो क्या है, वो प्रतीक चिन्ह है जो किसी भी भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसी से लिपि लिखी जाती है कोई भी भाषा। लिपि यही है, इसके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही भाषा का लिखित रूप जो लिपि के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो भाषा के लिए लिपि की महती आवश्यकता होती है। अगर आपने इससे पहले एक जगह अगर कहीं सुना हो तो आपने देखा होगा कि देवनागरी लिपि का नाम सुना होगा आपने, देवनागरी लिपि, जिसे शॉर्ट में या संक्षिप्त में नागरी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो ये क्या है नागरी लिपि? ये दरअसल प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसके माध्यम से वो लिखी जाती है। तो इसी के आधार पर हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, गोवा और नेपाली, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा जिसको हम बोलते हैं उसकी लिपि है वो रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा जो पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है उसकी लिपि है वो गुरुमुखी है। और उर्दू की लिपि, उर्दू भाषा जो संस्कृत के समय से अगर देखा जाए तो हिंदी और संस्कृत, हिंदी और उर्दू दोनों का ही विकास किससे होता है? संस्कृत से होता है। और उसके बाद में ये फारसी, इसकी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है और उसी के आधार पर ही अलग अलग आधार पर उसका लेखन किया जाता है। और देवनागरी लिपि इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले आपको अगर लिपि के बारे में किसी के लिए पूछा जाए तो देवनागरी लिपि का लेखन कैसे होता है? जैसे आप भाषा का लेखन करते हो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, क्योंकि ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये मेरा बायां हाथ है, तो यहां से यहां की ओर लिखा जाता है। और जो उर्दू लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब इस प्रकार से वहां यहां लिखा जाता है। लेकिन हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और उर्दू भाषा है, इसकी लिपि क्या है? फारसी लिपि है। तो ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं, मतलब ये देवनागरी की उल्टी होती है। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें मानक रूप, किसी भी भाषा का, किसी भी लिपि का मानक रूप कैसे आप निर्धारित करते हो, और किसी भी भाषा के अपने चिन्ह होते हैं और उसी के आधार पर भाषा का निर्धारण होता है। अब जैसे हम बात करें तो एक होता है किसी भी भाषा के वर्ण, और वर्णों में भी मात्राओं का निर्धारण। मात्राओं का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है? क्योंकि मात्राएं आपने, अगर आप कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होगा। फिर भी हम बता देते हैं आपको कि हिंदी में वर्णों का निर्धारण, मात्राओं का निर्धारण कैसे होता है और कौन कौन से वो मात्राएं हैं। एक किसी भी भाषा में दो चीजें होती है, एक होते हैं स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी उसको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना रूप स्वतंत्र रूप में विकसित करते हैं। दूसरे होते हैं व्यंजन जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक लिखा हुआ है ए, ठीक है, और एक लिखा हुआ है क। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि ये तो एक ही है, ठीक है। और उसके बाद में अब ये क्या है? ये इस प्रकार से होता है क्योंकि क जो पूरा जैसे लिखा जाएगा तो वो ए की सहायता से लिखा जाएगा,
मतलब ये है कि व्यंजनों का लेखन कार्य स्वरों की सहायता से होता है। उसका लिखना चाहे बोलना वो स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। इतना आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, और एक बार के लिए उसको हम देख लेते हैं कि कैसे आप उनका निर्धारण करोगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हो, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। क्योंकि अभी विद्यालय नहीं लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठे भी आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। हिंदी में स्वरों का निर्धारण और व्यंजनों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। जिसे हम देखें तो स्वर है वो 11 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? स्वर 11। कितने माने गए हैं? 11 स्वर माने हैं। कौन कौन से? जैसे ए, आ, ई, उ, उसके बाद में एक स्वर आता है री। ठीक है, और अगर आपने कोई शब्द लिखा हुआ देखा हो कृषि, इसमें जो आता है, इसमें क्या आता है? कृषि के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है? री लिखा हुआ आता है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है? सारे के सारे स्वर हैं, और इन्हीं स्वरों के आधार पर, इन्हीं स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का लेखन किया जाता है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कौन सी है, तो कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 11 संख्या है स्वरों की। कितनी संख्या है? 11 संख्या है। कितनी? 11 संख्या है स्वरों की। और व्यंजन दरअसल उसके बाद में अगर आप देखोगे एक आता है अनुस्वार। जैसे आपने अनुस्वार और विसर्ग, अगर आपने कभी बाघा खड़ी सीखना शुरू किया था तो उसमें आपको ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह जो सिखाया जाता था, तो अंग जो होता था वो अनुस्वार होता था, और अह जो सिखाया जाता था वह विसर्ग होता था। ठीक है, तो इसको आपको एक बार के लिए ध्यान रखने हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका गणना हम स्वरों के अंतर्गत नहीं करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? इसके अंतर्गत हम स्वरों के अंतर्गत नहीं करते हैं, ना ही व्यंजनों के अंतर्गत। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह मतलब न ये स्वरों के साथ योग करते हैं और न ही व्यंजनों के साथ योग करते हैं। उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि ये अलग अलग इसके भाग है। जैसे कि अलग अलग वर्ग मान के चलिए, एक का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं 5 वर्ण। ये 5 हो गए, ये 5 क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात आता है य, र, ल, व, श, स, स, है, क्ष, त्रे, ज्ञ, और ये होते हैं क्षत्र, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का क्या मतलब होता है, इसका हम अध्ययन अलग से करेंगे, आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से इन वर्णों का निर्धारण या निर्माण होता है। तो आज का जो आपका अध्याय था वो भाषा, हिंदी भाषा, जिसका विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की लिपि, इसके अंतर्गत आज हमने अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है।